आज हम लोग बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए थे। ये जो हम लोगों ने बैच चालू किया है जीरो टू हीरो बैच, इसी के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग पाषाण काल को चालू किए हैं। पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज बोलते हैं। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक बातों को समझेंगे, इसके अलग अलग समय के हथियारों को समझेंगे। सिर्फ इसी के नहीं, इसके अंदर छोटे छोटे जो भी काल थे इनके बारे में पढ़ेंगे और सबको समय के साथ पढ़ेंगे। उनके कौन कौन से हथियार थे, कौन कौन से जगह से हथियार मिले, ये सब बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। बस इसको अंत तक देखते रहिए। तो हम लोगों को पाषाण काल को स्टोन एज कहते हैं। जब भी पाषाण काल की बात आता है हम लोगों को दिमाग में क्या आता है? हम लोग के दिमाग में आता है कि पाषाण काल हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बंदरों के इतिहास से ही हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन हम कहें कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बंदरों से भी पहले कुछ और थे, तो आप क्या कहिएगा कि हम लोग की जो उत्पत्ति हुई है, कैसे उत्पत्ति हुई है? एक सूक्ष्म जीव से उसको बदलते बदलते आकृति सूक्ष्म जीव से कैसा बन गया? वो मछली जैसा बन गया। मछली से कैसा बन गया? उभयचर एक जीव बन गया, मगरमच्छ जैसा। देखिए, पहले सूक्ष्म जीव पानी में से पानी से मछली बन गया, पानी में वाला। फिर उसके बाद उभयचर जीव बन गया। उभयचर जीव से वो छिपकली का रूप ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक चूहा के रूप में आ गया। चूहा के रूप से क्या हुआ? धीरे धीरे बंदर होते होते आज हम लोग मनुष्य के रूप में आ गए हैं। तो आप कहेंगे कि क्या ये प्रोसेस कैसे हुआ है? थोड़ा सा हल्का सा समझिए। आप इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझिए ताकि गहराई से आपको समझना जानना। देखिए, हम मानते हैं कि यह एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। अब सूक्ष्म जीव है तो इससे इस सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव से हम लोगों का, वो भी सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव, ठीक। फिर ये इसके कई संतान ऐसे उत्पन्न हुए, ठीक। यहाँ से कई संतान उत्पन्न हुए, इसमें से कई गो संतान, वो अपना अपना सब संतान अलग अलग पीढ़ी बढ़ाने लगा। फिर यहाँ से कुछ और इसी सूक्ष्म जीव में हल्का सा परिवर्तन हुआ, हल्का सा सूक्ष्म जीव में परिवर्तन हुआ। ये भी अपना कई संतान उत्पन्न किए। यहाँ से परिवर्तन हुआ तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक मछली बन गया, मछली, ठीक है। इधर भी उत्पन्न होकर कुछ और बना है इधर, फिर इधर मछली बन गया। अब इस मछली से भी कई गो और मछली बना। ये मछली बन गया, ये मछली बन गया, ये भी मछली। लेकिन इस मछली में थोड़ा हल्का सा परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे यहाँ पर मछली में हल्का सा परिवर्तन हुआ। उसके बाद ये कई पीढ़ी बीतते बीतते की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे मान लीजिए इसमें कुछ और आया, अगला वाला में कुछ और आ गया, अगला वाला में मछली से मान लीजिए सूक्ष्म जीव मछली, फिर मछली से धीरे धीरे अगला वाला में एगो पंख हट गया उसका, फिर उसका अगला पंख हट गया। फिर ऐसे बनते बनते मान लेते हैं यहाँ मगरमच्छ बन गया, मगरमच्छ बन गया, ठीक है। मगरमच्छ बन गया। फिर ऐसे इसको ऐसे करते कई गो मगरमच्छ का जन्म हुआ। यहाँ से कई गो मगरमच्छ का जन्म हुआ। यहाँ से कई गो मगरमच्छ का जन्म होने के बाद क्या हुआ? और प्रजातियां मगरमच्छ के यहाँ से फैल दी गई। यहाँ से मछली की प्रजाति फैल रही है, यहाँ से ये सूक्ष्म जीवों की प्रजाति फैल गई। कई और प्रकार के सूक्ष्म जीव हो गए, कई प्रकार की मछली हो गई। और इसी मछली में एक और है कि जो बढ़ता ही जा रहा है, अलग बदलता ही जा रहा है। ये वातावरण के अनुसार होता है, ये सब बदलता ही जा रहा है। ऐसे करते करते क्या हुआ? ऐसे ही बदलते बदलते एक जगह पर हम लोग जहाँ पहुँचे, जहाँ पर बंदर हो गए। और बंदरों में भी कई गो बंदर हो गए, कई प्रकार के बंदर हुए। उसी में से एक प्रकार के बंदर वो हुए जो मनुष्य बन गए, और बाकी बंदर ऐसे ही रह गए। आ गया समझ में? ऐसे विकास हुआ है मनुष्यों का। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ बंदर थे? यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से ये हुआ असली उत्परिवर्तन। इसको उत्परिवर्तन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब थोड़ा समझना जानना थोड़ा सा हल्का सा जरूरी था। तो बंदर हो गए, तो फिर यहाँ सब अब इन मनुष्यों से पाषाण काल में धीरे धीरे समझदार मनुष्य होने लगे। खेती बोल रहे हैं यहाँ पर। पाषाण काल में खेती तो यहाँ पाषाण काल से चालू ही हो गया था। तो यहाँ से शुरू में शिकार करने लगे। आखेट जिसको शिकार कहते हैं, खानाबदोश रहते थे, मतलब खाना पीना से सिर्फ मतलब रहता था। इतना समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पाषाण काल में थोड़ा समझते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल जो माना जाता है, पाषाण काल का समय जो माना जाता है, इसका पूरा समय जो माना जाता है, प्रारंभ से लेकर कहाँ तक पाषाण काल का समय माना जाता है? ये 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। अब ये पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? इसका समय कब से कब तक था? समय यहाँ पर इसका समय कब से कब तक था? प्रारंभ से लेकर यहाँ पर देखिए, प्रारंभ से लेकर ये 10,000 ईसा पूर्व तक था। 10,000 यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व,
ठीक है, इसको एक एक करके बढ़िया से पढ़ेंगे। ये मध्य पाषाण काल कब से कब तक था? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, यहाँ पर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से यहाँ पर लेकर 5500 ईसा पूर्व तक था। 5500 ईसा पूर्व, ये 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच था। अब देखिए 2-3 को फैक्ट यहाँ पर समझ लीजिए। ये सबसे बड़ा काल था, पाषाण काल में सबसे बड़ा जो समय है। अब पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं, ये भी छोटा सा एक फैक्ट समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के उपयोग की सारी वस्तुएं जो थी वो पत्थरों पर ही निर्भर थी। जो भी उपयोग उनके वस्तुएं, उनके रहने के लिए घर पत्थरों का था, उनके शिकार करने के लिए हथियार पत्थरों का था, जिससे वो आग जलाते थे वो भी पत्थरों का था, जिस पर खाना बनाते थे वो भी पत्थरों का था। मतलब हर वो चीज़ सब पत्थरों का ही था। इसीलिए इस काल को क्या नाम दे दिया गया? उन्होंने नाम नहीं दिया, हमने नाम दिया, पाषाण काल। यहाँ से यहाँ तक सब पत्थरों पर ही इनका निर्भर था। और इस समय जो मनुष्य होते थे वो आदि मानव के रूप में होते थे, पूरी तरीके से। जैसे अभी मनुष्यों का चेहरा इतना सुंदर दिखाई देता है, ऐसा सुंदर चेहरा मनुष्यों का नहीं था। ये धीरे धीरे विकसित होते होते, जैसे वो आपको उदाहरण समझाते हैं कि कोई एक ही तरीका का मनुष्य, अभी देखिएगा अचानक अभी परिवर्तन। एक गाँव का मनुष्य, एक गांव का व्यक्ति, 2 बच्चों का जन्म हो, दोनों बच्चों का एक जगह जन्म हो, एक को गांव में छोड़ देते हैं, एक को शहर में छोड़ देते हैं, ठीक, शहर में रखते हैं उसको। और शहर में शुरू से ही उसको ऐसा रखते हैं कि जैसे शहरों के लोगों का जीवन क्या होता है, धूप में तो निकलते नहीं है, तो धूप में ना निकलने के कारण उन पर सनलाइट उतना आता भी नहीं है, तो उसको शुरू से ही शहरों में रखा जाए, मतलब बढ़िया एकदम व्यवस्था में रखा जाए, एसी जैसे होता है एसी में रखा जाए। दूसरे बच्चे को गाँव में रख दिया जाए, सेम बच्चे हैं, और गांव में रख दिया जाए, उसको खेतों में काम करवाया जाए। यही दोनों जब बड़े हो गए, 25 साल के हो गए, जब दोनों को सामने लेकर आइएगा ना, तो दोनों का त्वचा देख लीजिएगा। एक का त्वचा इतना मुलायम होगा कि उसको हल्का सा खुरेच आने पर पूरा यहाँ पर सब खराब हो जाएगा। हल्का सा खुरेच आने पर या हल्का सा धूप लगने पर इसका त्वचा एकदम मुलायम होगा, जो शहर वाला होगा। लेकिन यही गाँव वाला बच्चे का त्वचा क्या होगा? उसकी अपेक्षा मुलायम कम होगा, ये रुखड़ा ज़्यादा होगा उसका। क्यों? क्योंकि वैसे वो परिस्थितियों में रहा, उसका शरीर वैसा बन गया। अगला जो पीढ़ी आएगा ना उस बच्चे का, उससे भी नाजुक, जो शहर वाला है उससे भी नाजुक उसका बच्चा जो होगा, अगला पीढ़ी होगा, उससे भी नाजुक उसका शरीर रहेगा, त्वचा। इसका क्या होगा? इसका जो ये गांव वाला है, ठीक इसी के जैसा मजबूत और त्वचा आएगा इसके शरीर पर। ये होता है उत्परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभ में समय और पूरा पाषाण काल सबसे लंबा समय था, सबसे बड़ा काल कहा जाए, बड़ा काल कहा जाए, इसमें सबसे बड़ा काल यही था। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसको माइक्रोलिथिक एज बोलते हैं, इसको न्यूलिथिक एज बोलते हैं, ठीक। इसको और एक बात, यह पूरा पाषाण काल के भी कई भागों में बांटा गया। इसमें भी बहुत सारे चीज़ हुए, जैसे पहिया का खोज हुआ, आग का खोज हुआ यहाँ पर। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में हम लोग बांट कर देखते हैं। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में? 3 भागों में। तो चलिए पूरा पाषाण काल को इधर दिखाई देगा। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग को हम कहते हैं निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। इसका जो समय है, अब देखिए एक और पूरा पाषाण काल, इस पाषाण काल में पूरा पाषाण काल का जो समय है, इस समय जो मनुष्य थे वो आदि मानव के रूप में खानाबदोश थे, आखेट पर निर्भर रहते थे। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार पर निर्भर रहते थे। खानाबदोश का मतलब क्या होता है? इनको खाना पीना से बस मतलब रहता था, कोई इनको संग्रह नहीं करना है शिकार करके। ये नहीं कि 10 को जीव अभी मार लिए 3 दिन तक खाएंगे, ऐसा नहीं। शिकार करके कोई संग्रह नहीं करना है, या फल 10 किलो तोड़ लिए कि 10 दिन तक खाएंगे, ऐसा नहीं। आज तोड़े हैं तो आज ही वो खाएंगे। एकदम जिंदगी शेरों की तरह होता था। हम लोग शेरों को ऐसा क्यों मानते हैं कि जिंदगी हमेशा शेर की तरह जीनी चाहिए? शेर क्या होता है? वो अपने खाना स्टोर नहीं करता है, खाना बिल्कुल स्टोर नहीं करेगा। वो जिस दिन भूख लगेगा उसी दिन क्या करेगा? वो जैसे ही उसको जिस दिन भूख लगेगा और वो सामने शिकार दिखेगा तो ही हमला करेगा। जितना भरपेट हुआ उतना खाएगा, उसके बाद बाकी शिकार क्या कर देगा? छोड़ देगा। ये नहीं कि उस शिकार को कहीं, और जिस शिकार पर निशाना लगाएगा उसी शिकार को खाएगा। उसको डरे भय नहीं रहता है ना कि अगला 3 दिन तक हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये शेरों की तरह जिंदगी होता है। मनुष्य भी शेरों की तरह जिंदगी कब जिया करता था? इस समय
पूरा पाषाण काल में शेरों की तरह जिंदगी जिया करता था। कैसे शेरों की तरह जिंदगी जिया करता था? ये इसको खाने के बस उसी समय ज़्यादा खाना का टेंशन नहीं था, संग्राहक नहीं था ये, बस जिस समय भूख लगा उस समय खाना ढूंढना चालू करता था। ये होता है। अब देखिए ये उसके बाद निम्न पाषाण काल, और इसमें क्या था? खानाबदोश था। और सबसे पहले जो मनुष्यों की, और ये जब भी हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं 3 महादेशों की बात करेंगे, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये तीनों महादेश की बात करेंगे। सबसे पहले जो आदि मानव का साक्ष्य मिलता है वो अफ्रीका से मिलता है। पालना उसको कहते हैं, दुनिया का पालना अफ्रीका को ही कहते हैं। वहीं से माना जाता है कि मनुष्य की सबसे पहले उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। ठीक, यहाँ पर निम्न पाषाण काल में मुख्य रूप से यहाँ पर निम्न पाषाण काल का जो समय होता है, समय देखिए ये प्रारंभ से, तो ये इसका पहला काल है, तो प्रारंभ से, ये प्रारंभ से लेकर यहाँ पर, प्रारंभ से लेकर यहाँ पर 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व तक समय यहाँ पर माना जाता है इसका समय। फिर निम्न पाषाण काल के बाद एक आता है निम्न पूरा पाषाण काल। यहाँ पर होगा, देखिए पूरा छूट गया है, निम्न पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद निम्न के बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो मध्य पूरा पाषाण काल है वो 1 लाख से 40,000 है, और जो उच्च पूरा पाषाण काल है वो 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच उसका समय है। तो सबसे पहले निम्न यहाँ पर पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। इसको हथियारों के लिए ही बांटा गया, इसका हथियारों के आधार पर। इस समय लोग क्या थे? मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल के लोगों की बात कर रहे हैं, शिकारी थे। शिकारी यानी आखेट पर निर्भर, आखेट मतलब शिकार होता है, आखेट पर निर्भर रहते थे, और खानाबदोश। और एक और बात, पाषाण काल के बारे में आपसे पूछ लिया गया सबसे पहले कौन से व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने जिक्र किया था? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पाषाण काल के बारे में इन्होंने ही जिक्र किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हथियारों के बारे में अगर देखते हैं तो देखिए 3 प्रकार के इसी समय का हथियार है, निम्न पाषाण काल का हथियार है। ठीक, कौन कौन होता था? पेबुल, चॉपिंग एगो चॉपर होता था। ठीक है, पेबुल, चॉपिंग, चॉपर। इसमें सबसे हथियार ये चॉपिंग वाला सबसे खतरनाक हथियार होता था। ये मुख्य रूप से किस चीज़ के बनाए जाते थे? ये मुख्य रूप से पत्थरों के बनते थे हथियार। ये किसके बनते थे? पत्थरों के बनते थे। पेबुल एक नुकीला हथियार था, बड़ा सा भारी सा नुकीला हथियार था। या तो जानवरों पर ऐसे फेंक दिया जाता था, ऐसे उठाकर जानवरों पर क्या किया जाता, दौड़ते दौड़ते जानवरों पर फेंक दिया जाता था। तो जानवर पर जैसे ही फेंक दिया गया वो नुकीला उसमें धंस जाता था और जानवर वहीं पर खत्म। ठीक, और चॉपर क्या होता था? ये पेबुल हो गया। चॉपर क्या होता था? ये एक पकड़ने वाला ऐसा नुकीला हथियार होता था, और इसी का छोटा आकार इसमें लगा दिया जाता था ऊपर, और इसको बढ़िया से इसको बांध दिया जाता था, और इसमें बांधने के बाद इसको ऐसा फंसा दिया जाता था कि इसको हटे ना। तो ये आगे से इसको छोटा रहता था। देखिए ये अगर सिंगल से हमला करना है पेबुल से तो बड़ा होगा, अगर यही इसमें लगाना है चॉपर बनाने के लिए तो चॉपर के लिए ऐसा, इसमें लगाने के लिए छोटा, और उसके बाद ऐसे हमला किया जाता था। ठीक, उसके बाद ये चॉपिंग। आप कहेंगे अरे पत्थर के इतने भारी भारी हथियार कैसे उठवा ला रहा है? पत्थर आज तो हम लोगों से उठता नहीं, हम लोग नहीं ना उठा सकते हैं जी। ये सब बहुत ताकतवर थे। जिस तरीके से बड़े चिंपैंजी में ताकत होता है ना कि 10 मनुष्य को अकेले उठा के फेंक देगा, उतना ताकतवर ये लोग होते थे। आज हम लोगों ने इतना अपने शरीर को इतना मासूम बनाते बनाते आज इस हालत में पहुंच गए हम लोग कि कोई बाइक अपने हाथ से उठा लेता है तो वो ताली बजाने लगता है, अरे कितना ताकतवर है व्यक्ति। ये हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज कितना ताकतवर थे, क्योंकि हमने अपने शरीर को ऐसे बनाया हुआ है। चॉपिंग कैसा सबसे खतरनाक और नुकीला हथियार होता था। ये दोनों तरफ धार बनाए गए होते थे, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ धार। तो ये चॉपिंग हो। 3 तरीका का आपको हथियारों का यूज मिलेगा। हस्तकुठर हथियार का यूज मिलेगा। तो हस्तकुठर के बारे में भी आप हस्तकुठर ठीक इसके तरह होता था, यही नुकीला की तरह हस्तकुठर भी होता था, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको दे रहे हैं। उसके बाद इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है? साक्ष्य अभी तक कहाँ कहाँ से मिला हुआ है? निम्न पाषाण काल के जो साक्ष्य मिला, कहाँ कहाँ पर ये संस्कृति थी, ये लोग कहाँ कहाँ पर थे, तो ये कहाँ कहाँ से मिला हुआ है, उसकी जगह का हम नाम क्या करते हैं बताते हैं। सबसे पहले सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, सोहन नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी के बाद यहाँ पर और कहाँ कहाँ से मिलते हैं आपको? पंजाब से मिलते हैं, पंजाब, कश्मीर,
कश्मीर से मिलते हैं, पंजाब से मिलते हैं, कश्मीर से मिलते हैं, कर्नाटक से मिलते हैं, कर्नाटक और आंध्रा से मिलते हैं, आंध्रा। हुसंगी, हुसंगी एक जगह है, हुसंगी देखिए यहाँ से हुसंगी, कर्नाटक में कहाँ, हुसंगी से मिलते हैं, तो इसके बाद ध्यान रखिएगा। सोहन नदी घाटी, इसको निम्न पाषाण काल को सोहन नदी घाटी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछ भी दिया जाता है। इसको देखिए एकदम अंदर से, यही तो गहराई है। हम कहते हैं कि गहराई से क्वेश्चन पूछ दिया गया, यही हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ के निकल सकते थे कि पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करते थे, आखेट पर निर्भर रहते थे, और ये संग्राहक नहीं थे इस समय, और इनका जीवन खानाबदोशों की तरह बीतता था, और 2-4 गो ऐसा ही बस नाम याद कर लेते तो हो जाता। मान लो 2-3 गो नाम कहते कि यहाँ से मान लीजिए हम बोलते थे कि भीमबेटका से ये जगह मिला हुआ है, सिंहभूम से ये मिला हुआ है, और आपको नेवास या बेलन नदी घाटी से मिला हुआ है, इसका साक्ष्य, बस इतना ही कहकर निकल जाते। और इसी में पूछ दिया जाए अब तो सोहन नदी घाटी संस्कृति का संबंध कौन से काल से है, और ये छोटका समय दे देता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो क्या करते, तो देखिए इसीलिए गहराई में पढ़ना जरूरी है। सोहन नदी घाटी संस्कृति, जब भी नदी घाटी की बात आए तो संस्कृति वहां जोड़ लीजिएगा अपने से। सोहन नदी के किनारे जो भी संस्कृति उत्पन्न हुई है उसको सोहन नदी घाटी संस्कृति बोलते हैं। जब भी आपको नदी घाटी आए ना, उसके बाद संस्कृति जोड़ लीजिएगा। सोहन नदी घाटी संस्कृति, बेलन नदी घाटी संस्कृति, नर्मदा नदी घाटी संस्कृति, कृष्णा नदी घाटी संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता को भी सिंधु संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये सब संस्कृतियाँ क्या जो नदी घाटी के किनारे उत्पन्न हुआ उसको संस्कृति का नाम दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते तो उनकी जीवनचर्या को क्या कहा दिया गया कि ये संस्कृति है एगो। तो सोहन नदी घाटी संस्कृति कब, निम्न पूरा पाषाण काल का है। सोहन नदी, कब, सोहन नदी कहाँ है, यह एक सहायक नदी है इसकी, सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी के सहायक नदी है। नर्मदा के बारे में तो पता ही है, नर्मदा के बारे में बताना क्या है आपको। पंजाब से मिला हुआ है, कश्मीर से मिला हुआ है, और यही कर्नाटक और आंध्रा से भी इसका साक्ष्य क्या हुआ है, मिला हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल का। यहाँ हथियारों का नाम याद रखिएगा, हथियार का नाम आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर में हम लोगों का है, और ये जगह का भी नाम याद रखिएगा। सोहन नदी घाटी इसमें सबसे प्रमुख है। ये नीचे दिखाई देगा क्या, दिखाइए नहीं देगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमको इसको मिटाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप इसको, इस हथियार को आप अपने कागज पर अपने पास में बना लीजिएगा, और ताकि आपको ये हथियारों का नाम याद रहे थोड़ा, इसीलिए हम यहाँ पर डायग्राम इसका बनाए हैं। पूरा पाषाण काल में भी 2 गो और है जिसको बारे में हम लोगों को जानना है, पूरा पाषाण काल के बारे में। दूसरा नंबर है हम लोगों का मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल। उसका समय कब से कब तक, प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व आपको समय था, 1 लाख ईसा पूर्व समय था। इसका समय कब से कब तक था, तो 1 लाख, तो 1 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपको इसका समय 40,000 ईसा पूर्व है। 40,000 ईसा पूर्व के बीच इसका समय है। अब इसमें हथियार कैसे कैसे, हथियार सेम टू सेम यही चॉपिंग, पेबुल और चॉपर हथियार थे, लेकिन ये ब्लेड की तरह तेज धारों में आते थे। ब्लेड और कोर इसके बहुत तेज हो गए थे, कोर। और एक बात, इसके फलक बढ़ गए थे। फलक मतलब सतह बढ़ गए थे। फलक मतलब क्या होता है, सतह। फलक इसके सतह बढ़ गए थे। अब इसी को हम ये कौ सतह है, एक ही ऐसे इधर का सतह दिखाई दे रहा है। कई गो यहाँ पर चौकोर ऐसे बना दे, इधर बना दे, फिर इधर से ऐसे बना दे, इधर से बना दे। और किसी को आप तलवार देखें ऐसे, और कहीं पर ये जाएगा, ये अंदर मान लीजिए किसी जानवर में ऐसे मारा गया, ऐसे किसी जानवर में मारा गया, तो समझिए कितना डैमेज करेगा। तो वही फलक बना दिया गया था। इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। फलक संस्कृति, चॉपिंग, पेबुल और चॉपर भी था, हथकुठर भी था, और इसी को फलक के आकृति में कोर इसमें बढ़ा दिए गए थे। ब्लेड वाला आकृति थोड़ा सा बढ़ा, ब्लेड तेज धार थोड़ा और बढ़ा दिया गया था। धीरे धीरे ये लोग विकास कर रहे थे, बहुत तेजी से ये लोग बढ़ रहे थे। देखिए हम लोग को ये समझाया जाता है कि जो
आप लोगों को ये भी बात ये कि लालच बहुत बुरी वाला होती है, बिल्कुल होती है, लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पूर्वजों ने लालच नहीं किया होता, कुछ नया कुछ बढ़िया ट्राई नहीं किया होता, तो आज हम लोग इस हालत में नहीं पहुंचते। तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि धीरे धीरे ही कुछ ना कुछ नया नया करते रहे और आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब देखिए यहाँ पर फलक संस्कृति, इसका स्थान, आप हथियार तो यही सब है, इसका स्थान साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला हुआ है आपको साक्ष्य, तो बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से मिला हुआ है। बेलन नदी घाटी के बाद यहाँ पर बेलन नदी घाटी से मिला हुआ है, सोन नदी घाटी से मिला हुआ है, सोन नदी घाटी से मिला हुआ है। सोन नदी घाटी के बाद नेवास से मिला हुआ है। सिंहभूम से यहाँ पर मिला हुआ है। भीमबेटका से मिला हुआ है, भीमबेटका। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन जगह कहाँ कहाँ है। ये बेलन इलाहाबाद, ठीक है, ये बेलन कहाँ, इलाहाबाद। सोन नदी आपको पता है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से निकलती है। बिहार वाले लोग सोन नदी के बारे में बढ़िया जानते हैं। आरा के आप होंगे, रोहतास और भोजपुर जिला के होंगे तो और बढ़िया से जानते होंगे सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी घाटी के बारे में जानिएगा। नेवास ये है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये जगह कहाँ है, महाराष्ट्र में। सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में है, झारखंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा, झारखंड वाला सिंह। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। यहीं से तो शैल चित्र मिला हुआ है इनका, इसी समय का मध्य पूरा पाषाण काल का ही शैल चित्र। तो इसको मध्य पूरा पाषाण काल किस में आ जाएगा, पूरा पाषाण काल में। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सा सबसे पहले किस काल में भीमबेटका का शैल चित्र मिलता है, किस काल का है। तो अगर ये सब रहा मध्य पूरा पाषाण काल और आपका निम्न पूरा पाषाण काल, तो इसमें मध्य पूरा पाषाण काल आपको टिक करना है। लेकिन अगर इन तीनों में से आ जाए तो पूरा पाषाण काल को टिक करना है, क्योंकि पूरा पाषाण काल का ही ये क्या है, हिस्सा है। ध्यान रखिएगा इस बात का। भीमबेटका में शैल चित्र मिले हुए, शैल चित्र मतलब उनके गुफाओं में चित्र बनाए हुए मिले हुए। आपको जब पुरातात्विक स्रोत पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि ऐसे एक मनुष्य का ऐसे ठीक सेम टू सेम ऐसा ही, हमसे बढ़िया नहीं बनाए थे वो। जैसे हम अभी बना रहे हैं सेम टू सेम, हमको ऐसा ही बनाना आता है, इससे बढ़िया बनाने भी नहीं आता है। तो ऐसा ही उन लोगों का भी ऐसा ही मिला है। ठीक, अब यहाँ से ऐसे एक जीव है, ठीक है, ऐसे जीव बनाया गया है। हमसे तो कैसा बढ़िया बनाए होंगे वो लोग, ऐसे नहीं बनाए हैं, हमसे बढ़िया बनाए हैं वो लोग। और यहाँ से वो डंटा लिया है और इसको मार रहा है, और इसका भी पैर बना देते हैं, इधर से। और यहाँ पर जीव 4 पैर होता है, चलो 2 नहीं दिख रहा है पैर, 2 पैर है। तो ऐसा ही जीव को मारते थे। ये लगता है कि आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद नहीं दे रहा है, मार रहा है। ऐसा ही एगो आप आगे जीव कोई भाग रहा है, कोई जीव जंतु भाग रहा है, पीछे से ये लोग हथियार लेकर दौड़ रहे हैं। ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही बनाया हुआ मिला है। वो कब का है, मध्य पूरा पाषाण का, भीमबेटका में, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ से आपको सिंहभूम से भी मिला हुआ है, इसका बेलन नदी घाटी से। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। अगला है हम लोगों का, यहाँ नीचे दिखाई देगा ना, इधर साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर दिखाई दे देगा। हाँ, एक और आपको थोड़ा सा ये करते हैं, बताते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के बाद उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इसका समय कब से कब तक था, ये वाला था। और एक बात यहाँ पर 1 लाख से ये 40,000 था, तो ये कितना से होगा, 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इसका टाइम हो गया ख़त्म, 10,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10,000 ईसा पूर्व तक था। 10,000 ईसा पूर्व तक हम लोग आ गए हैं। अब थोड़ा सा इनके हथियारों के बारे में देखते हैं, ठीक है। हथियारों के बारे में कुछ ज़्यादा हथियार में परिवर्तन नहीं हुए थे, ऐसा ही कुछ हथियार था। थोड़ा सा हथियार बनाया जाने लगा था। नया हथियारों में थोड़ा सा हल्का सा हथियारों में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। और लेकिन सेम टू सेम यही हथियार था। तो हथियारों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब इसके जगह थोड़ा सा देख लेते हैं। जगह अभी सेम टू सेम यही था कि बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी से इनका भी ऊंच पूरा पाषाण काल में भी लोग यहीं पर रहा करते थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ से कोई जगह छोड़ दिए थे या कुछ और छोड़ दिए, मतलब यहाँ से कहीं और रहते थे। और भी कई जगहों पर मिला हुआ है, लेकिन सेम टू सेम यही बेलन
बेलन नदी घाटी सोन नदी से घाटी से मिला हुआ है, सोन नदी घाटी से सिंहभूम से मिला हुआ है, सिंहभूम से भी मिला हुआ है। साथ में ही इनाम गांव से भी मिला हुआ है। इनाम गांव महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र एक जगह है। तो ऊंचे पूरा पाषाण काल के बारे में इतना समझ लिए हम लोग, इतना के बारे में वहाँ से लोगों के बारे में साक्ष्य मिला हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वहाँ से इनका साक्ष्य मिला हुआ है। और एक बात, 2-3 गो फैक्ट थोड़ा पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से दिखाई देगा क्या, यहाँ ऊपर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं फैक्ट। किसके बारे में ये फैक्ट है? पूरा पाषाण काल के बारे में फैक्ट है। पूरा पाषाण, देखिए आग का खोज जो है, आग का खोज यहाँ पर हुआ था। मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल का जो मुख्य फैक्ट है, आग का खोज हुआ था। शिकारी मनुष्य थे, अखेट करते थे, मतलब एक जगह अस्थायी निवास नहीं इनका था, बस अस्थायी निवास रहते ही नहीं थे कहीं। जानवरों वाला एकदम हालत था, जिंदगी एकदम मस्त जीते थे। जैसे जानवर है ना, खाना का ज़्यादा टेंशन नहीं, कुछ हो ज़्यादा टेंशन नहीं, एकदम फैल कर चौड़ कर रहते थे। देखे हैं आप कोई और भी जीव आप देखे होंगे क्या करते हैं, मस्त से खाना खाते हैं, घूमते हैं ऐसे करके। तो इनका भी वही था, मस्त से खाना खाते थे, घूमते थे, लेकिन इनका एक एरिया निश्चित रहता कि इधर जाएंगे, ज़्यादा दूर तक जाते भी नहीं थे, उधर रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो ठीक है। लेकिन आग का खोज इन्होंने कर लिया था, मांस को पकाकर भी कुछ खाना चालू कर दिया था, मांस को पकाकर खाना चालू कर दिया था। साथ में ही ठंड से बचने के लिए लोग, क्योंकि अभी हाल ही में बर्फ़ पिघला था, क्योंकि इससे पहले काल जो था हिम मानव का काल था, हाल ही में बर्फ़ पिघला था, तो ठंडा भी कुछ मौसम था, तो ठंड से बचने के लिए भी आगों का इस्तेमाल ये लोग क्या करते थे। आगे बढ़ते, अब आग का इस्तेमाल किसी ने बताया नहीं था कि ठंड लगे तो आग जलाना चाहिए। इन लोगों ने देखा और महसूस किया कि हाँ, ठंड लगने पर, ऐसा करने पर ठंड थोड़ा सा शरीर को थोड़ा बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ऐसा किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, पूरा पाषाण काल के बारे में समझ लिया, मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग समझते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। मध्य पाषाण काल इसके बाद वाला समय था, ये तो ऐसे ही पता है। इसका समय कब से कब तक था? 10,000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक। अब मनुष्य धीरे धीरे समझदार होने लगे थे, क्योंकि बहुत दिनों तक वो लोग शिकार कर लिए थे। अब धीरे धीरे उनका जो माइंड का डेवलपमेंट है, बहुत मतलब अब धीरे धीरे माइंड का डेवलपमेंट है जो ठीक ठाक मात्रा में हो रहा था। तो अब इस काल में ये लोग शिकारी थे। जैसे ही शिकारी से ये लोग अब बनते हैं खाद्य संग्राहक, और यहाँ पर खाद्य संग्राहक साथ में पशुपालक जैसे ही बनते हैं, इसको अलग काल बांट दिया जाता है, और इसको नाम क्या दे दिया जाता है? मध्य पाषाण काल नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, और एक बात, इनका हथियारों के अनुसार ही इनका नाम भी दिया जाता था। इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज, लिथिक एज इसको, या काल कह दीजिए आप। काल क्यों माइक्रोलिथिक काल कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि इस समय के जो हथियार थे वो छोटे छोटे हथियार अब बनने लगे। छोटे मतलब ये छोटे नहीं किया था ऐसे पत्थर फेंक कर मारेंगे कोई बड़ा सा शेर, मतलब बड़ा सा कोई जीव मर जाए, नहीं, पत्थर फेंक के मारेंगे तो मुंह ऐसे खोल देगा, वैसे में पत्थर चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा पत्थर का, और आपका भी काम खत्म कर देगा मुंह खोलने के बाद में। छोटे हथियारों का मतलब बहुत पहले बड़े बड़े हथियार रहते थे, मतलब बहुत बड़ा बड़ा पत्थर ऐसे करके, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर। अब पत्थर नहीं, जैसे नॉर्मल अभी हथियार हम लोग के पास है ना, वैसे वैसे हथियार बनाए जाने लगे, उसके अनुसार अपेक्षा छोटा था, इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल देखेगा तो उसका आकार बहुत बड़ा होता था, जैसे जैसे उसमें इवोल्यूशन होता गया, उसका आकार क्या करते गए हम लोग अपने सुविधा अनुसार छोटा करते गए। ठीक वैसे ही यहाँ पर हथियारों का आकार क्या हो गया था? छोटा हो गया था। तो हथियारों के अनुसार इसका नाम क्या? मध्य पाषाण काल। अब यहाँ के इस समय के लोगों में थोड़ा परिवर्तन आ गया था, ठीक ठाक परिवर्तन आ गया था। घर निर्माण सीखने लगे थे, घरों का निर्माण ये लोग करने लगे थे, घरों का निर्माण। लेकिन अस्थायी निवास इन लोगों का नहीं था,
अस्थाई निवास नहीं था। घरों का निर्माण तो चालू कर, अब कहेंगे घर के निर्माण क्या करते थे, अस्थाई न रहते थे। अरे तो आप नहीं देखे उन लोगों को जो कुछ दिन के लिए यहाँ घर बनाते थे, कुछ लोग दिन के लिए वहाँ, तो ये लोग आप कहेंगे कि ये सब लेकर घूमते थे, नहीं लेकर नहीं, वहाँ के लिए अलग मान लीजिए लकड़ी के लिए अलग से जंगल पूरा था ही, लकड़ी पत्ता ये सब पेड़ों का छाल ये सब करके अलग अलग घर बना लिया करते थे। घरों का निर्माण सीख गए थे ये लोग। साथ में शिकार तो ये लोग करते ही थे, शिकार के साथ साथ पशुपालन भी सीख गए थे। पशुपालन में सबसे पहला जो जीवों को पशुपालन में सबसे पहला जीव पालतू बनाया था, कुत्ता को बनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कब? मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ता को। इसके साथ ये खाद्य संग्राहक भी हो गए थे। खाद्य संग्राहक अब खाद्य को, खाने वाला सामानों को ये संग्रह करके रखने लगे थे। संग्रह करके रखने का मतलब क्या हुआ, ये लोग मान लीजिए खाना इतना कुछ फल या कुछ भी वहाँ पर तोड़े, ये लोग फल मान लीजिए तोड़ लिए, 10 केजी फल तोड़ लिए और इनको खाना भी नहीं है 10 केजी, तो ये क्या करते थे, मान लीजिए 5 केजी खाए और 5 केजी को ये लोग क्या कर लिए, यहाँ पर इसको स्टोर कर लेते थे, संग्रह। तो ये इनमें इतना दिमाग थोड़ा सा आ गया था। नव पाषाण काल में देखिए सबसे बड़ा पाषाण काल ये था, लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोगों का वृद्धि विकास तेजी से हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। ये तो शुरुआत काल था ना, छोटे बच्चे नहीं देखे हैं, ज़्यादा सीखता थोड़े है। सबसे ज़्यादा किस में सीखता है, किशोरावस्था में सबसे अधिक सीखता है। किशोरावस्था में बहुत कुछ उसमें परिवर्तन होता है, बहुत कुछ सीखता है। लेकिन किशोरावस्था से पहले जो काल होता है, जो समय होता है किशोरावस्था से, किशोरावस्था बस कुछ ही दिनों का समय होता है, ठीक, कुछ ही दिनों का समय, लेकिन कुछ ही दिनों में बहुत कुछ सीख जाता है वो। और फिर उससे पहले जो बचपना होता है, बचपना में कुछ नहीं ज़्यादा सीख पाता है, ठीक। वैसे मध्य पाषाण काल में अब हाँ खाद्य संग्राहक हो गया। अब इसको थोड़ा सा जगह देख लेते हैं, स्थान यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ से इसका साक्ष्य मिला हुआ है। साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला हुआ है, बेतवा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, सिंहभूम से मिला हुआ है, ये सब का जानते हैं सिंहभूम कहाँ है। और उसके बाद भीमबेटका से मिला हुआ है, भीमबेटका, हाँ ठीक है, भीमबेटका से मिला हुआ है। अब देखिए पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, पशुपालन का भी साक्ष्य तो मिला होगा। तो पशुपालन का जो साक्ष्य मिला हुआ वो कहाँ से मिला हुआ, आदमगढ़ दिखाई दे रहा है ना, हाँ आदमगढ़ और नागौर से मिला हुआ है, नागौर, आदमगढ़ और नागौर से मिला हुआ है। साथ में ये लोग अब अंतिम संस्कार लोगों का करना सीख गए थे। पहले क्या था, पूरा पाषाण काल में मरता था तो वहीं छोड़ देता था, वहीं छोड़ के निकल जाता, जैसे जानवर होते, मरने के बाद जानवर कोई संस्कार अंतिम थोड़े करता है छोड़कर। लेकिन ये मध्य पाषाण काल में इनको संस्कार देखे गए कि अंतिम संस्कार ये लोग कर रहे हैं, अंतिम संस्कार इनका देखा गया। तो अंतिम मनुष्य का अस्थि पंजर में का साक्ष्य मिला हुआ है। तो मनुष्य का अस्थि पंजर का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, सबसे पहले अस्थि पंजर का साक्ष्य कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। कहाँ से मिला हुआ है यह अस्थि पंजर का साक्ष्य, किस जगह से मिला हुआ है, यूपी के प्रतापगढ़ में जगह है, प्रतापगढ़, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में जगह है महदहा और सराय नहर से मिला हुआ है। महदहा और सराय नहर से अस्थि पंजर का साक्ष्य मनुष्यों का मिला हुआ है कि यहाँ अस्थि पंजर मनुष्यों का मिला हुआ है। इतना ही इसके बारे में था, मध्य पाषाण काल के बारे में इतना ही था। यही जगह का नाम आपको क्या करना था, जानना था। तो हमें लगता है मध्य पाषाण काल के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, और पिछला वाला जो हम लोग पढ़े हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। अब एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, थोड़ा समझे होंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके बाद हम लोग नव पाषाण काल के बारे में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में महापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, अगले क्लास में ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।